गुड मॉर्निंग, मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा अभिलेखों के बारे में। अभिलेख को पढ़ने से इतिहास के बारे में हमें कितनी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अभिलेख जिस समय लिखे होते हैं, जिस समय के होते हैं, उसके समकालीन इतिहास के बारे में हम प्रामाणिक तौर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। समुद्रगुप्त का जो काल माना जाता है 335 से 376 ईस्वी का माना जाता है। और उस समय जो अभिलेख, ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था, ये कौशाम्बी में लिखा गया था, ब्राह्मी लिपि में था। और इसके लिपि इसकी ब्राह्मी थी, भाषा संस्कृत थी, जो बाद में इसे इलाहाबाद के किले में लाया गया था। इसमें आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। समुद्रगुप्त का जन्म 335 से 376 ईस्वी यानी चौथी शताब्दी में था, और नेपोलियन 17वीं शताब्दी में था। लगभग 1400-1500 साल, 1300-1400 साल का जो अंतर आता है। उदाहरण भी दिया जाता है कि जो पहले पैदा हुआ उसका उदाहरण बाद के लोगों को दिया जाता है, ना कि बाद के लोग जो पैदा हुए उनका उदाहरण पहले के लोगों को दिया जाता है। नेपोलियन ने अपनी एक लड़ाई हारी थी, समुद्रगुप्त ने आज तक अपनी कोई लड़ाई हारी नहीं थी। तो इसलिए ये अनुचित होगा, ये 100% गलत होगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाए। कहा तो ये जाना चाहिए कि यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन रहा है। खैर, ये अलग चीज़ें हैं, मैं विषय से भटक रहा था। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति 24वीं, 25वीं, 26वीं पंक्ति इस प्रकार है। जो इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसकी 24वीं, 25वीं पंक्ति इस प्रकार है। समस्त पृथ्वी पर इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक राजकारों से भूषित एवं अनेक गुणों से संपन्न उसने अपने पैरों तले अनेक राजाओं की कीर्ति को मिटा दिया। यानी कि उन्होंने कई राजाओं को परास्त किया था। वह साधु यानी भले लोगों की और समृद्धि एवं असाधु बुरे लोगों के विनाश का कारण, यानी उनके राज्य में अच्छे लोगों को सम्मान दिया जाता था, उन्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, वे समृद्ध थे। और बुरे लोगों का विनाश होता था, यानी उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती थी। अगर वो गलत करते थे उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती थी, विनाश निश्चित था उनका। उनके कोमल हृदय की भक्ति और विनय से उनको कोमल हृदय की को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। यानी उनके सामने अगर हम विनय पूर्वक व्यवहार करते तो वो जरूर हमारी बातों को सुनते, समझते और हमारा सहयोग करते। वे करुणा से भरे हुए, वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहणियों, पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति है। वे देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र एवं यम के समान है। यानी कि उनकी तुलना देवताओं के साथ की गई है। कुबेर जो धन के देवता हैं, वरुण जो समुद्र के देवता हैं, इंद्र जो वर्षा के देवता हैं, और यम जो मृत्यु के देवता है। यानी कि एक राजा का जो कर्तव्य होता है ये पूरी तरह से उसमें खरे उतरते हैं। एक राजा के रूप में अपनी प्रजा को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने पालन किया, अच्छे लोगों के साथ अच्छी तरह का सब व्यवहार किया और उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी, और बुरे लोगों के साथ बुरे जैसा व्यवहार किया जो वो उनका अधिकार होता है। तो ये हम लोगों ने देखा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बाद में। अब हम लोग देखते हैं स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख 456 ईस्वी में लिखा गया था, और ये गुजरात के जूनागढ़ में मिला है, जो वर्तमान में भी गुजरात में है। इसमें स्कंदगुप्त द्वारा हुणों की पराजय एवं सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। हुण कई शासकों, कई विदेशी आक्रमणकारियों ने, बर्बर जातियों ने भारत पर आक्रमण किया, जो कि इतिहास उस आक्रमणों से भरा पड़ा हुआ है। शक, कुषाण, हुण, मंगोल, कई जातियों ने हमारे देश पर, भारत पर आक्रमण किया। तो हुण को स्कंदगुप्त ने पराजित कर दिया था और सुदर्शन झील का निर्माण किया था। सुदर्शन झील के बारे में बताना चाहो, सुदर्शन झील का उल्लेख अशोक के भी अभिलेख में मिलता है, जो ईसा पूर्व का काल है, यानी लगभग स्कंदगुप्त से 500 साल पूर्व का। उसके बाद रुद्रदामन के अभिलेख में भी मिलता है। और अब यह स्कंदगुप्त, यानी कि इसका जहाँ तक इसके सुदर्शन झील के बारे में, इसका निर्माण चंद्रगुप्त के समय कराया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कराया गया था, और उसके बाद में कई लोगों ने उसका मरम्मत कार्य किया। तो अब हम लोग देखते हैं सुदर्शन झील का इतिहास जानने में अभिलेखों की भूमिका। प्राचीन भारत में मौर्य काल से गुप्त काल तक सिंचाई व्यवस्था हेतु तत्युगीन राजाओं द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी में अभिलेखों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी कि प्राचीन भारत में
जो गुप्त काल मौर्य काल से लेकर गुप्त काल के लोग, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश शुरू से रहा है, तो कृषि का महत्वपूर्ण, कृषि के लिए मुख्य चीज़ सिंचाई होती है, पानी की व्यवस्था होती है। और पानी की व्यवस्था यानी सिंचाई की व्यवस्था के लिए मौर्य काल से गुप्त काल के राजाओं ने बहुत समुचित और अच्छे उचित प्रयास किए हैं। तो इसमें अभिलेखों की भूमिका स्पष्ट होती है कि अभिलेख में इन्होंने सिंचाई की व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है कि वे लोग सिंचाई की व्यवस्था के बारे में कितने जागरूक रहे हैं। इस दृष्टि से शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी एवं गुप्त शासक के स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख 456 ईस्वी का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी इन दोनों में सुदर्शन झील का वर्णन है, जो कि मैंने पहले ही बताया। इन दोनों अभिलेखों से हमें सुदर्शन झील एवं सिंचाई का संपूर्ण इतिहास प्राप्त हो जाता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उर्जैत पर्वत से नीचे की ओर बहने वाली स्वर्ण सिक्ता एवं पलाशनी आदि नदियों पर बांध बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील बनवाया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रांतपति थे, चूंकि उस समय सामंत और प्रांत बांट कर एक जमींदार के रूप में या सामंत के रूप में दे दिया जाता था कि आप राज करिए और जो आप कर वसूलिए और कर राजा को पहुंचाइए। तो उस समय प्रांतपति पुष्यगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से ही इस सुदर्शन झील का निर्माण कराया। और अशोक के यूनानी प्रांतपति, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक के जो यूनानी प्रांतपति थे, तुषास्प ने इस झील से नहरें निकलवाई, जो कि सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गई। रुद्रदामन के काल में भारी वर्षा के कारण स्वर्ण सिक्ता एवं पलाशनी नदियों के तीव्र वेग से इस झील के तटबंध को तोड़ दिया और रुद्रदामन ने इसे पुनर्निर्मित कराया। इसका प्रबंध प्रांतपति सुविशा को सौंप दिया। इसमें अत्यधिक धन व्यय हुआ था। तो अगर हम लोग देखें तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये इतिहास का पहला बांध रहा है जिसे किसी नदियों पर बनाया गया है। आज तो कई नदियों पर कई तरह के बांध बने जा रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी में ये इतिहास का पहला बांध रहा होगा सुदर्शन झील पे जो बांध बनाया गया। और इसे स्वर्ण सिक्ता एवं स्वर्ण सिक्ता और पलाशनी नदियों पर बनाया गया था। तो कहने का मतलब है कि ये लोग रुद्रदामन के समय हो या अशोक के समय हो या चंद्रगुप्त मौर्य के समय, उन्होंने सिंचाई को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया और महत्व दिया है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है 455 ईस्वी में फिर यह बांध टूट गया था और स्कंदगुप्त के प्रांतपति चक्रपालित ने स्कंदगुप्त की आज्ञा से इसका पुनर्निर्माण बताया। इससे पता चलता है कि मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक के सभी शासक सिंचाई एवं जल कल्याण हेतु समर्पित थे। ये तो स्पष्ट पता चलता है कि मौर्य शासन में और मौर्य शासन से लेकर गुप्त काल के शासक ने जन कल्याण के हेतु कई कार्य किए, जिसका उदाहरण एक सुदर्शन झील है जो सिंचाई की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना गया। इतिहास लेखन में ग्रंथों का विश्लेषण। अधिकांश ग्रंथ काव्य एवं नाटक के रूप में उपलब्ध हैं। कई जो ग्रंथ हैं वो काव्य या नाटक के रूप में ही ज़्यादातर उपलब्ध पाए गए हैं, जिसमें महाकवि कालिदास के ग्रंथ रघुवंश एवं कुमार संभव अगर महाकाव्य है तो कालिदास का ही मालिका अग्निवीक विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस नाटक है। काव्य की बात करें तो कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि हम जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच सकती वहाँ कवि अपनी कल्पनाओं से भी पहुँच सकता है। तो अर्थात काव्य में वास्तविकता कम कल्पना अधिक होती है। काव्य अगर देखा जाए तो यह सत्य है कि काव्य में कल्पना अधिक होती है, वास्तविकता कम होती है। लेकिन और नाटक का तो नाम ही नाटक है, यानी नाटक यानी नौटंकी, जिस तरह का नाटक आप करना चाहे कर सकते हैं। तो अतः इतिहास को काव्य एवं नाटक के इतिहास निकालने के लिए अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करना। अगर इतिहासकार को नाटक और काव्य से इतिहास अगर निकालना है और प्रामाणिक इतिहास निकालना है तो उसमें अपना विवेक और बुद्धि का बहुत प्रयोग करना पड़ता है। तथ्ययुगीन ग्रंथों में वर्णित घटनाक्रम की पुष्टि अन्य समकालीन ग्रंथों से करनी होती है, यानी कि अगर उसमें किसी घटना का वर्णन है तो उसको हम लोगों को दूसरे समकालीन ग्रंथों से उसकी तुलना करके उससे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। पुरातत्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ होती है, अतः साहित्यिक स्रोत से प्राप्त तथ्यों की जांच पुरातात्विक स्रोत पर करनी होती है। पुरातत्व को मैंने पहले भी बताया कि इतिहास को जानने की सर्वश्रेष्ठ कसौटी पुरातत्व ही है। तो जो भी चीज़ें साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त तथ्यों को भी जब तक पुरातात्विक स्रोतों से या पुरातत्व से जब तक उसकी कसौटी पे कसा नहीं जा सकता, यानी उससे तुलना नहीं की जा सकती, पुरातत्व उसके प्रमाणित नहीं करता, तब तक साहित्यिक स्रोत से प्राप्त तथ्यों को भी संपूर्ण तरह से प्रामाणिक नहीं माना जा सकता।
ग्रंथों के लेखकों की जीवनियाँ भी कहीं कहीं उपलब्ध है। इन लेखकों के व्यक्तित्व का विश्लेषण करके भी इनके द्वारा सृजित ग्रंथों के विश्लेषण में मदद मिलती है। यानी कई लोग लेखक अपने जीवनी और के बारे में भी लिखते हैं और इनसे भी हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्षेत्रीय राज्यों का जनपद, उस समय धीरे धीरे समस्त भारत में 16 महाजनपदों के रूप में क्षेत्रीय राज्यों के उदय के साथ ही प्राचीनतम राज्यों का अस्तित्व आरंभ हुआ। भारत में प्राचीनतम जो राज्य बने वो शुरुआत में 16 महाजनपद थे और यही अलग अलग एक राज्य बने। इस समय लोहे का प्रयोग होने लगा एवं सिक्के बनाए जाने लगे थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की यह महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में यह महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और इस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी अपने अस्तित्व में आ चुके थे, जिसमें बौद्ध धर्म के अगंतुर निकाय एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से हम 16 महाजनपदों का जो क्षेत्रीय राज्य थे उनका उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये 16 महाजनपद कौन थे? तो सबसे पहले काशी, फिर कौशल, फिर अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद थे। और इन महाजनपदों में मगध सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर महाजनपद था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, कल आगे चैप्टर में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।